Hello students, this video is part second of chapter third. In this video we are going to discuss about exercise 3.1. बट अगर आप इस वीडियो पर डायरेक्टली आ गए तो मेरी एक छोटी सी एडवाइस है आप सभी प्यारे बच्चों के लिए कि आप इसका पहले वाला पार्ट ज़रूर देख लें ताकि आपके कंसेप्ट्स एक बार क्लियर हो जाए, क्योंकि सारा खेल मैथ्स में कंसेप्ट्स का ही होता है। तो चलिए देखो, अभी इसका एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर 7 years अगो। अब देखो 7 years अगो यानी कि ये एज रिलेटेड प्रॉब्लम है। अब जितनी भी एज रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती है उनमें एक चीज़ तो फिक्स है कि आपको हमेशा प्रेजेंट एजेस को लेट कर लेना है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर बात चल रही है आफ्ताब की और उसके डॉटर की, आफ्ताब की और उसके डॉटर की। तो जब ये क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, हालांकि देखो एक्सरसाइज 3.1 और एक्सरसाइज 3.2 एनसीईआरटी ने आपके बेस क्लियर करने के लिए इंट्रोड्यूस करी है ताकि आपका एक बार बेस क्लियर हो जाए। असली गेम तो स्टार्ट होने वाला है एक्सरसाइज 3.3 के बाद। तो यहाँ पर अब देखो बेस भी इंपॉर्टेंट है ना क्लियर करना। तो ये जो एज रिलेटेड क्वेश्चंस है, आपको एक चीज़ हमेशा याद रखनी है, आपको प्रेजेंट एजेस को लेट करना है। ये जो मैं बोल रहा हूँ ये आपके थ्रू आउट चलने वाला है, क्योंकि सारे चैप्टर्स में आपको ये प्रॉब्लम्स देखने को मिलेगी, सिर्फ इस चैप्टर में नहीं है ये। तो जब भी एज रिलेटेड प्रॉब्लम आए प्रेजेंट एजेस को लेट कर लेना है। और इस एक्सरसाइज के लिए और इस पूरे चैप्टर के लिए और इसके जस्ट नेक्स्ट वाले चैप्टर के लिए एक बात बहुत ज़रूरी है, आप याद रख लेना, जब भी क्वेश्चन आता है आप एक बार उसको स्टार्ट करें। क्योंकि क्या होता है ना, लैंग्वेज प्रॉब्लम्स को पढ़कर बच्चों को समझ में नहीं आता स्टार्ट कहाँ से करना है। तो आप एक बार पूरा क्वेश्चन को पढ़े और क्वेश्चन के एंड में हमेशा वो कुछ पूछता है कि भाई एज फाइंड आउट करो आफ्ताब की और डॉटर की, या जो भी पूछता है, तो जो आपको फाइंड करने के लिए दिया जाएगा उसको आप लेट कर ले। तो वहाँ से क्वेश्चन की स्टार्टिंग करें एक बार। तो जैसे ही आप क्वेश्चन स्टार्ट कर देंगे, आधा क्वेश्चन 50% वहीं खत्म हो जाएगा, बाकी 50% सिर्फ आपको कैलकुलेशन करके वैल्यूज़ निकालनी रहेगी। तो आप ये मेरी बात हमेशा गांठ मान दें, जो आपको फाइंड करने के लिए बोला गया है वहीं से क्वेश्चन स्टार्ट करें, उन चीज़ों को लेट करें और फिर वेरिएबल्स की फॉर्म में उसको लेट करके क्वेश्चन को आगे स्टार्ट करें। और एक बार क्वेश्चन स्टार्ट हो गया तो कोई दिक्कत नहीं, आंसर तक आप खुद ही पहुंच जाएंगे। चलिए देखते हैं। तो क्वेश्चन कह रहा है आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर, आफ्ताब अपनी डॉटर को बोलता है 7 years अगो यानी पहले। तो 7 years अगो यानी 7 साल पहले, आई वॉज 7 times एज ओल्ड एज यू वर देन। और एक और इक्वेशन की, अच्छा एक और केस की बात की गई है कि ऑल्सो 3 years फ्रॉम नाउ, आज से 3 साल बाद आई शैल 3 times एज ओल्ड एज यू विल बी। अब देखो क्वेश्चन को एक साथ पढ़ लो, कन्फ्यूजन हो जाता है। तो अब जैसे कि इसमें बोला है लास्ट में कि रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन एल्जेब्रिकली एंड ग्राफिकली। हालांकि एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस नहीं आते। एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आएगा तो आपको वो पूछेगा कि आफ्ताब की और उसके डॉटर की एज कितनी है, तो आपको क्वेश्चन को स्टार्ट भी वहीं से करना है। तो सबसे पहले आप यहाँ पे लिखेंगे लेट एज, और एज नहीं, जैसे कि मैंने बोला प्रेजेंट, ठीक है, प्रेजेंट एज लेट करना ज़्यादा बेटर है। लेट प्रेजेंट एज ऑफ आफ्ताब is equals to x years and present age of his daughter is equals to y years, ठीक है। तो दोनों की प्रेजेंट एज मानी मैंने, let the present age of आफ्ताब and let the present age of his daughter is equals to y years। अब देखें बात चल रही है सबसे पहले वाले केस में, फर्स्ट वाले केस में बात चल रही है 7 years ago यानी कि 7 साल पहले। अब देखो जब 7 साल पहले की बातें चल रही हैं और कुछ इक्वेशंस के बारे में उन्होंने बोला है, तो अब एक चीज़ तो आपको क्लियर होनी चाहिए, जैसे कि चैप्टर का नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। तो 2 लीनियर इक्वेशंस आपकी बनने वाली है, ये एक तो दिमाग में क्लियर रखना। तो अब जब 2 इक्वेशन बनने वाली है तो पहली केस से पहली इक्वेशन मिल जाएगी, सेकंड वाले केस से सेकंड इक्वेशन मिल जाएगी। 7 साल पहले की बात चलती है, 7 साल पहले जो एज है वो ये नहीं रहेगी। तो अगर आप 7 साल पहले में इन वेरिएबल्स को डायरेक्टली यूज़ करते हैं तो गलत हो जाएगा। 7 साल पहले अब आफ्ताब की एज बदल जाएगी, तो आफ्ताब की एज जो है, आफ्ताब एज 7 साल पहले आफ्ताब एज वॉज x - 7 years। भाई सीधी बात है, ठीक है। तो अगर कोई 30 साल का है, 7 साल पहले कितने साल का रहा होगा? 7 साल पहले वो 23 years का रहा होगा। अगर कोई 50 years का है, 7 साल पहले कितने साल का रहा होगा? 7 साल पहले वो 43 years का रहा होगा। तो मतलब 7 साल आपको सब्ट्रैक्ट करने पड़ेंगे ना अगर 7 साल पहले की बात चलेगी, क्योंकि सेम तो रहेगी नहीं। ये प्रेजेंट एज है आफ्ताब की, तो 7 साल पहले उसकी एज होगी x - 7, और उसकी जो डॉटर है उसकी एज होगी, डॉटर से एज इज इक्वल्स टू y - 7 years। तो ये चीज़ तो क्लियर होगी कि भाई 7 साल पहले उनकी ये एजेस रही होंगी। अब बातें हैं कि भाई फर्स्ट केस में जो इक्वेशन बनाने के लिए जो सेंटेंस दिया है वो क्या है,
7 साल पहले आई वॉज, आफ्ताब कह रहा है अपनी बेटी को कि आई वॉज 7 टाइम्स एज ओल्ड एज यू वर देन। तो यानी कि आफ्ताब जो है, जो आफ्ताब है, आफ्ताब की जो एज है, आफ्ताब्स एज इज इक्वल्स टू 7 टाइम्स इज डॉटर्स एज, 7 टाइम्स इज डॉटर्स एज। अब आफ्ताब की एज 7 साल पहले, 7 साल पहले की बात चल रही है, तो 7 साल पहले की आफ्ताब की एज कितनी है, x ईयर्स अगर आप यहाँ लिख दोगे तो फिर गलत हो जाएगा। 7 साल पहले आफ्ताब की एज है x माइनस 7 एंड डॉटर्स एज 7 साल पहले की बात चल रही है, ठीक है, तो वही आपको यूज़ करनी है 7 साल पहले की एज, प्रेजेंट एज यूज़ नहीं करनी है। तो 7 साल पहले डॉटर की जो एज है वो है y माइनस 7। अब देखो इतना सब कुछ आपको लिखना नहीं है, आपको बस ये 2 लाइनें लिखनी है, फिर आप डायरेक्ट ये वाली लाइन लिखे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करके सीधा आप इस लाइन पे जंप कर जाए। ये चीज़ें तो मैंने आपको समझाने के लिए लिखी है, ये चीज़ें मैंने आपको समझाने के लिए लिखी है, क्योंकि ये क्वेश्चन की लैंग्वेज है, ठीक है, ये क्वेश्चन की लैंग्वेज है कि आफ्ताब्स एज इज इक्वल टू 7 टाइम्स डॉटर्स एज 7 ईयर्स अगो। तो 7 ईयर्स अगो की आफ्ताब की एज ये रही, 7 ईयर्स अगो डॉक्टर्स की एज ये रही, और उसके आगे आपको 7 लगाना है क्योंकि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चल रहे हैं अपन, और क्वेश्चन में बोला गया है 7 टाइम्स दी डॉटर्स एज। अच्छा, तो ये बन गई आपकी फर्स्ट इक्वेशन। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं भाई। स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करोगे तो ये बन जाएगा 7 इंटू वाई, 7 वाई से मल्टीप्लाई होगा, फिर 7 7 से भी मल्टीप्लाई होगा, तो 7 7 49। तो एक साइड अगर आप शिफ्ट करोगे तो 7y इधर आएगा, x माइनस 7y एंड 49 भी इधर आएगा, तो ये आपका बचेगा 42 प्लस का 42, क्योंकि माइनस का 7 पहले से प्रेजेंट है, 49 इधर आया प्लस का 42, सॉरी 42 बनेगा, और ये आपका फर्स्ट इक्वेशन बन जाएगी x माइनस 7y प्लस 42। अच्छा, अब देखिए सेकेंड केस को डिस्कस करते हैं, सेकेंड केस डिस्कस करते हैं। सेकेंड केस में क्या बोला है, सेकेंड केस में बोला है, यहाँ से सेकेंड केस है, सेकेंड केस में बोला है भाई कि ऑल्सो 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ, आज से 3 साल बाद, 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ यानी आफ्टर 3 ईयर्स, आफ्टर 3 ईयर्स, प्रेजेंट सिनेरियो से 3 साल बाद की बात चल रही है, तो प्रेजेंट सिनेरियो से 3 साल बाद की बात में वो बोल रहा है ऑल्सो 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ, आज से 3 साल बाद आई शैल, आफ्ताब कहता है कि आई शैल 3 टाइम्स एज ओल्ड एज यू विल बी। तो आफ्ताब अपनी डॉटर को कहता है कि भाई जो मेरी एज है, आफ्ताब्स एज, आफ्ताब एज इज इक्वल टू 3 टाइम्स हिज डॉटर्स एज, हिज डॉटर्स एज। तो अब भाई देखो आफ्ताब की एज, देखो आफ्टर 3 ईयर्स की बात चल रही है। अब मैं देखो एक बार मैंने आपको ये लिखकर बता दिया, मैं बार बार लिखकर आपको समझाने वाला नहीं हूँ। अब आपको समझना पड़ेगा कि अब 3 साल बाद की बात चल रही है, तो प्रेजेंटली उसकी एज मैंने एक्स सेलेक्ट कर रखी है, तो प्रेजेंट एज अगर उसकी एक्स है तो 3 साल बाद उसकी एज कितनी होगी, 3 साल बाद उसकी एज एक्स प्लस 3 हो जाएगी। अगर बात चलती 10 साल बाद की तो एक्स प्लस 10 हो जाती। सीधी बात है ना, अगर जैसे कि मान लो मैं आज 20 साल का हूँ तो 10 साल बाद मैं 30 साल का हो जाऊंगा, तो वो वाली चीज़ है। अगर आप प्रेजेंट x ईयर्स के हो प्रेजेंटली, तो आप 10 साल बाद x प्लस 10 के हो जाओगे, 3 साल बाद x प्लस 3 के हो जाओगे, 4 साल बाद x प्लस 4 के हो जाओगे। तो 3 साल बाद की बात चल रही है, तो प्रेजेंट एज इसकी x है, तो 3 साल बाद ये x प्लस 3 का हो जाएगा, और उसकी जो डॉटर है उसकी प्रेजेंट एज y है, तो 3 साल बाद उसके डॉटर की एज y प्लस 3 हो जाएगी। और जैसे कि आपने इसको सॉल्व किया, स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट किया, तो उसी तरह से अपन इसको भी स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो x प्लस 3, 3 इंटू वाई एंड 3 इंटू 3 डेट इज 9। सिर्फ ब्रैकेट ओपन किया और कुछ भी नहीं किया। इसको इधर शिफ्ट करेंगे, 3y पॉजिटिव है, इक्वल्स टू के इधर आएगा नेगेटिव बन जाएगा, प्लस 9 है इधर आएगा नेगेटिव बन जाएगा, तो -6, क्योंकि यहाँ पे पहले से एक 3 है, तो 9 एंड 3 will result to give -6, and the final equation is x minus 3y minus 6 is equals to 0. This will be your second equation. तो फर्स्ट इक्वेशन आपकी ये बनी है, सेकंड इक्वेशन ये आपकी बनी है। अब देखो क्वेश्चन ने बोला था रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन एल्जेब्रिकली, तो एल्जेब्रिकली अपने पास सिचुएशंस निकल कर आ गई हैं जो उन्होंने दिया था, उस सिचुएशन के अकॉर्डिंगली ये इक्वेशन बनेगी आपकी। अब इसने बोला है ग्राफिकली। अब देखो मैं आपको कोशिश कर सकता हूँ ग्राफ से बना के दिखाने की, क्योंकि यहाँ पे ग्राफ तो अवेलेबल नहीं है, बट ठीक है मैं कोशिश करूँगा। तो आप एक ग्राफ पेपर लेकर बैठे, तो आप देखिए गाइज अपने पास 2 लीनियर इक्वेशंस आ गई हैं। 2 लीनियर इक्वेशंस यानी ग्राफ में अगर आप इसको कन्वर्ट करेंगे तो ये आपको एक लाइन मिलेगी, ये भी आपको एक लाइन मिलेगी, तो 2 लाइन्स आपको मिलने वाली है। जिन बच्चों ने मेरा पार्ट फर्स्ट का वीडियो देखा है उन्हें ईजिली समझ में आ रहा होगा कि अगर एक लीनियर इक्वेशन एंड 2 वेरिएबल है तो वो एक लाइन को रिप्रेजेंट करती है ग्राफिकली। तो अपने पास 2 लाइन अपन को मिलने वाली है। तो लाइन्स कैसे ड्रॉ करनी है, एल्जेब्रिक फॉर्म से लाइंस का ग्राफिकल फॉर्मेशन कैसे करना है, ये आपने 9th क्लास में सीखा है अच्छे से, और नहीं भी सीखा है तो मैं एक आपको छोटा सा आइडिया दे रहा हूँ।
तो छोटी सी ट्रिक है मेरे पास, हालांकि आपको 3 वैल्यूज़ लेनी है जब भी एग्जाम में आप इसको बोर्ड एग्जाम में आप लिखने जाओ तो याद रखना आपको 3 वैल्यूज़ लेकर करना है, बट मैं 2 वैल्यूज़ से कर रहा हूँ और 2 भी बहुत छोटी छोटी वैल्यूज़ लूँगा। जैसे कि मैं यहाँ पे x को 0 ले लूँगा, तो जैसे ही आप यहाँ पे x को 0 लोगे तो जो y की वैल्यू निकल कर आएगी, ईजी हो जाता है y की वैल्यू इनको निकालना। तो ये माइनस का 7y है, उसको मैं यहाँ शिफ्ट करूँगा तो ये प्लस का 7y बन जाएगा, और y की वैल्यू यहाँ से निकल कर आएगी 42/7 दैट इज़ 6। तो आपने x 0 लिया तो y यहाँ पे 6 निकल कर आया। तो इस तरह से आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। और अगर y को 0 लोगे, जो ये इक्वेशन मिली है उसमें अगर आप y को 0 रखोगे x माइनस 7 इंटू 0, तो इस तरह से आप कर सकते हैं इक्वल टू 0। तो ये 7 इंटू 0 इज विल रिजल्ट टू गिव 0 एंड प्लस 42 उधर शिफ्ट होगा, तो x इक्वल्स टू माइनस 42 आपका निकल कर आएगा। तो जब आप y की वैल्यू 0 लोगे तो x की वैल्यू माइनस 42 निकल कर आएगी। कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कभी x की ले लो कभी y की ले लो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। अपने पास जो पॉइंट्स निकल कर आ गए हैं मार्क करने के लिए वो है अपने पास, इससे निकल कर आया है 0,6 एंड माइनस 42,0। ठीक है, तो x की वैल्यू हमेशा आपको पहले लिखनी है, तो x कोऑर्डिनेट आएगा फिर y कोऑर्डिनेट आएगा, तो 0,6 एंड दिस इज माइनस 42,0। तो सेम चीज़ आपको यहाँ करनी है, तो मैं डायरेक्टली कर रहा हूँ, इस तरह से पुट करके आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो जैसे ही आप x को 0 रखेंगे तो यहाँ से y निकल कर आएगा, 6 उधर शिफ्ट होगा, प्लस का 6 माइनस 3 नीचे जाएगा तो माइनस का 2 निकल कर आएगा। और y को जब 0 लोगे, जब y को 0 लोगे तो माइनस 6 उधर जाएगा, प्लस का 6 बन जाएगा। तो यहाँ से जो 2 पॉइंट्स निकल कर आए हैं वो है 0,-2 एंड 6,0। तो इन दो पॉइंट्स को प्लॉट करके आप ग्राफ में इसकी इक्वेशंस ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और इन 2 पॉइंट्स को प्लॉट करके इस इक्वेशन को ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए प्लॉट करते हैं। अब देखो जिस तरह के पॉइंट्स हैं जिस तरह के मेरे पास पॉइंट्स हैं, मैं सोच रहा हूँ कि अपन 2 की टेबल लेंगे तो बहुत लेंदी हो जाएगा, अपन 6 की टेबल ले लेते हैं। 6, 12। कहने का मतलब है 1 सेंटीमीटर का जो आपका बॉक्स होता है ग्राफ में, जो 1 सेंटीमीटर का बॉक्स होता है, उस एक बॉक्स को मैं 6 यूनिट मानकर चल रहा हूँ। हालांकि यूनिट पे आपका यहाँ पर मतलब है एजेस से, तो 1 सेंटीमीटर बॉक्स इज इक्वल्स टू 6 ईयर्स। इस तरह से कुछ होता है, आपकी स्केल आपको लिखनी होती है। अगर आपको स्केल नहीं भी लिखनी आती है तो अभी मैटर नहीं करता, अभी बस आपका कंसेप्ट समझना मैटर करता है। उसको मैं आपको आगे समझा दूंगा कि स्केल का क्या मतलब होता है, कि उसका क्या सेंस होता है। ठीक है, तो अभी आप सिर्फ ये समझे कि मैंने एक ब्लॉक को 6 यूनिट माना है, तो ये 6 हो गया, ये 12 हो गया, फिर ये जो बड़ा वाला बॉक्स है वो हो गया आपका 18, देन 24 एंड देन इट विल बी 30, देन 36 एंड 36 एंड देन इट विल बी 42। चलिए, तो यहाँ पर भी अपन 6 का गैप ले लेते हैं, या फिर अपन यहाँ पर 2 का गैप लेकर चले तो ज़्यादा इजी है, क्योंकि जो y की वैल्यूज़ है वो बहुत छोटी छोटी आप देख सकते हैं, 6, 0, 2, 0। तो आप 1, 2, 3, 4 आप 1 का भी गैप ले सकते हैं, 2 का भी ले सकते हैं। तो 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 1 यूनिट मैं यहाँ पे लेके चल रहा हूँ। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8। तो ये आपकी y एक्सिस है, ये आपकी x एक्सिस है। ठीक है गाइस, अब देखिए मार्क कैसे करना है आपको। तो आपको मार्क करना है भाई, सबसे पहले ये 0,6, तो इस लाइन के लिए अपन करेंगे 0,6 कहाँ आएगा, x एक्सिस पर 0, y एक्सिस पर 6। तो ये आपका 0 है, ये ओरिजिन है, तो x यहाँ पर 0 होगा इस पूरे लाइन में, और y आपका 6 यहाँ पर होगा। तो ये आपको पॉइंट मिल जाएगा, ये जो पर्टिकुलर पॉइंट है वो आपका होगा 0,6 एंड -42,0। -42, ये जो 0 है, ये वाला जो पॉइंट होगा ये आपको मिलेगा कि x एक्सिस पे -42। तो आपको पीछे जाना पड़ेगा, ठीक है। तो लेट सपोज अपन यहाँ मान लेते हैं एक बार को, थोड़ी स्पेस कम पड़ गई है। तो लेट सपोज ये आपका पॉइंट है x इक्वल्स टू -42 और y 0 यहाँ पर होगा, तो -42,0 आपका x एक्सिस पे आएगा। तो ये आप एक चीज़ ध्यान रखें, बेसिक सी चीज़ है कि जब आपका x कोऑर्डिनेट 0 होता है तो वो पॉइंट आपका y एक्सिस पे आता है, क्योंकि पूरी y एक्सिस पे x की वैल्यू 0 होती है। तो अगर x कोऑर्डिनेट आपका 0 है तो ये पॉइंट आपका y एक्सिस पे आएगा, और अगर आपका y कोऑर्डिनेट 0 है तो ये पॉइंट शर्तीय बात है कि x एक्सिस पे आएगा। और अगर ये x आपका नेगेटिव है तो नेगेटिव x एक्सिस की तरफ आएगा, और अगर आपका x पॉजिटिव है तो पॉजिटिव x एक्सिस की तरफ आएगा। किस केस में, जब आपका y कोऑर्डिनेट 0 होगा। तो y 0 तो वो पॉइंट आपका x एक्सिस पे, x 0 x कोऑर्डिनेट 0 तो वो पॉइंट आपका y एक्सिस पे। तो इस तरह से मैंने आपको पॉइंट्स मार्क कर दिए हैं। हालांकि आपको आता है ये सब कुछ, मेरे को बताने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो जब आप पॉइंट्स मार्क करते हो तो पॉइंट्स के आप कोऑर्डिनेट्स वहाँ पे ज़रूर लिख देना, और साथ ही साथ इसका कंप्लीट रिप्रेजेंटेशन तब होगा जब आप लाइन की इक्वेशन उस लाइन के पास लिख देंगे, या तो इधर की साइड या फिर लास्ट में। तो जैसे कि मैं लास्ट में लिख देता हूँ +42 = 0।
तो ये लाइन की इक्वेशन आपको लाइन के पास में लिखनी है जब आप ग्राफ बनाते हो। सेकंड लाइन है तो 0, -2, तो 0, -2। अब देखो ये जो पॉइंट है एक्स कोऑर्डिनेट इसका 0 है, तो ये वाई एक्सिस पे होगा माइनस की तरफ, तो ये रहा -2, -1, -2, तो ये आपका पॉइंट है 0, -2 एंड 6, 0, पॉजिटिव 6 एंड 0। तो ये सीधी बात है 6, 0 है तो ये एक्स एक्सिस पे पॉइंट आ जाएगा क्योंकि इसका वाई कोऑर्डिनेट 0 है, तो ये आपका पॉइंट हो गया 6, 0। तो इन दोनों लाइंस को आप ज्वाइन कर लीजिए। तो कहीं यहाँ आकर ये दोनों लाइंस मिलेंगी। अब जैसे कि देखो आप देख सकते हैं मेरे पास ग्राफ नहीं है तो थोड़ी बहुत दिक्कत हो सकती है आपको समझने में, बट आप कंसेप्ट को समझे बेटा, आप कंसेप्ट को समझे, ठीक है। तो ये फिर से आपको पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स लिखना है 0, -2 एंड 6, 0 एंड उस लाइन की इक्वेशन आपको लिखनी है, चाहे ऊपर लिखे चाहे नीचे लिखे। तो x - 3y - 6 = 0। तो कुछ इस तरह का आपका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होगा, कुछ इस तरह का आपका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होगा। आपको पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स लिखना है और लाइन की इक्वेशन लिखनी है, और दो लाइन आपको जो मिलेगी दोनों की दोनों लाइन से आपको बनानी है। कुछ इस तरह से आपको वैल्यूज़ गेट करनी है और वो आपको कोऑर्डिनेट्स आपको जो मिल जाएंगे उसकी हेल्प से आप यहाँ पे उसका ग्राफ बना सकते हैं। चलिए एक बार नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। इस क्वेश्चन की लैंग्वेज में लिखा है एक कोच है क्रिकेट टीम का, उसको 3 बैट और 6 बॉल्स परचेज करना है फॉर ₹3,900 एंड लेटर शी बाइज, उसने लेटर एक और बैट, अनदर बैट एंड 3 मोर बॉल्स। तो एक बैट और 3 बॉल्स उसने और परचेज किया फॉर ₹1300। तो इस सिचुएशन को आपको एल्जेब्रिकली और ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है। तो अब देखिए जब ये क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तो इस तरह नहीं आएगा कि एल्जेब्रिकली और ग्राफिकली रिप्रेजेंट करे। आपके एग्जाम में जब ऐसे क्वेश्चन आते हैं लैंग्वेज बेस, तो उसमें आपको वो बैट और बॉल की कॉस्ट पूछेगा, वो पूछ लेगा कि एक बैट और एक बॉल की कॉस्ट बताइए। तो अगर मान लो इस तरह से आ भी जाता है, क्योंकि देखो मैं ये इसलिए बता रहा हूँ कि क्वेश्चन जब स्टार्ट करोगे तो आप सबसे एंड में जाएंगे और ये देखेंगे कि आपको पूछा गया है, जो चीज़ें पूछी हैं आपको उन चीज़ों को आपको लेट करना है और वहीं से क्वेश्चन को स्टार्ट करना है। बट अगर क्वेश्चन इस तरह से आ जाता है तो आपको पता नहीं चल पाएगा कि आपको लेट क्या करना है। तो उस केस में आप क्वेश्चन को पढ़े और क्वेश्चन में ये पता लगा कि किस बारे में बात चल रही है। तो यहाँ पे कॉस्ट के बारे में बात चल रही है, बैट के और बॉल के। तो जब तक आपको एक बैट और एक बॉल की कॉस्ट पता नहीं होगी या फिर उसको आप लेट नहीं करेंगे तब तक इक्वेशन कैसे फॉर्म होगी, ठीक है। तो इस वजह से आपको क्वेश्चन वहीं से स्टार्ट करना है। लेट कॉस्ट ऑफ 1 बैट is equals to x रुपीज़ एंड कॉस्ट ऑफ 1 बॉल इज इक्वल्स टू y रुपीज़। तो आपने ये कॉस्ट को लेट कर लिया, लेट द कॉस्ट ऑफ 1 बैट इज इक्वल्स टू x रुपीज़ एंड लेट द कॉस्ट ऑफ 1 बॉल, ठीक है, लेट द कॉस्ट ऑफ 1 बॉल इज इक्वल्स टू y रुपीज़। अब देखो क्या होगा, फर्स्ट केस की बात करते हैं। फर्स्ट केस में है कि 3 बैट एंड 6 बॉल्स, उसकी टोटल कॉस्ट 3,900 है। अब 3 बैट, तो आप खुद सोचें अगर एक बैट की कॉस्ट x रुपीज़ है तो 2 बैट की कितनी होगी, इसकी डबल होगी। 3 बैट की कितनी होगी, इसकी ट्रिपल होगी। अच्छा वही मैं 10 बैट की बोल दूँ तो इंटू 10, 20 बैट्स की बोल दूँ इंटू 20, बहुत ही सिंपल है। तो अगर एक बैट की कॉस्ट x रुपीज़ आपने लेट कर रखा है तो 3 बैट की जो कॉस्ट होगी वो होगी 3x। 3 बैट की जो कॉस्ट होगी वो 3x होगी। और 6 बॉल, अगर एक बॉल की कॉस्ट y रुपीज़ है तो 6 बॉल्स की कॉस्ट इंटू 6 हो जाएगी, डेट इज 6y। तो इसकी जो कंबाइंड कॉस्ट है, इसका जो टोटल कॉस्ट आएगा 3 बैट और 6 बॉल की, वो आपका टोटल होगा 3,900। तो ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चल रहा है सारा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है। तो ये फर्स्ट केस में ही आपकी इक्वेशन बन गई है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ये आपकी फर्स्ट हो गई। सेकंड केस जो होगा फिर से अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जो सेकंड केस में इक्वेशन बनेगी, आपने अनदर बैट यानी एक और बैट आपने परचेज किया है। तो एक बैट परचेज किया, एक बैट की कॉस्ट आपकी x रुपीज़ है। चाहो तो आप 1x लिख सकते हो, बट 1 लिखने का कोई मतलब नहीं है ना। तो अब एक बैट और 3 मोर बॉल्स, यानी कि लेटर आपने एक बैट और 3 बॉल्स परचेज करी है। तो एक बैट की कॉस्ट x रुपीज़ हो गई, 3 बॉल की कॉस्ट हो जाएगी 3y रुपीज़। इसकी जो कंबाइंड कॉस्ट आएगी वो आपकी आएगी 1300। तो इस तरह से ही आपकी दूसरी इक्वेशन भी बन गई। तो बहुत ही इजी फॉर्मेशन है इक्वेशंस का, कोई दिक्कत नहीं है, बट आपको क्वेश्चन स्टार्ट करना आना चाहिए। अब अगर आप ये 2 लाइन ही नहीं लिख पा रहे हैं तो इक्वेशन तो कैसे ही बनाएंगे। तो इसलिए मैं आपको ये बार बार फोकस करके ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि क्वेश्चन स्टार्ट कहाँ से करना है। तो जो चीज़ें आपको पूछी हैं उनको लेट करें और वहीं से क्वेश्चन को स्टार्ट करें। और जैसे ही आपने क्वेश्चन स्टार्ट कर दिया 50% क्वेश्चन तो वैसे ही हो जाएगा। चलिए अब देखिए ये एल्जेब्रिकली आपका फॉर्मेशन हो गया है। अब आपको इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है। तो एक बार ऊपर वाली इक्वेशन को देखें। ऊपर वाली इक्वेशन में एक चीज़ और हो रही है एक्स्ट्रा, जब भी आपके लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड में चीज़ें कॉमन आ रही है और कैंसिल हो रही है, तो उसको आपको कॉमन लेकर कैंसिल करना ही आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर आप देखें जो 3 है वो कॉमन आ रहा है यहाँ पे, तो 3 कॉमन आएगा तो यहाँ बचेगा x
प्लस यहाँ से अब 6y में से जब आप 3 कॉमन लोगे तो अंदर बचेगा 2y और सामने की तरफ है 3900। तो ये जो 3 है वो नीचे जाएगा यहाँ पे मल्टीप्लाई से यहाँ जाएगा डिवाइड में, तो जो फाइनल इक्वेशन निकल कर आएगी वो आएगी आपकी, फाइनल इक्वेशन निकल कर आएगी x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 3 मल्टीप्लाई से डिवाइड में गया, इससे कैंसिल हुआ, 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9 एंड 00। तो ये आपकी 2 इक्वेशंस बन चुकी है। ठीक है, इसको कैंसिल कर दें आप, इसको फर्स्ट मान लेते हैं और इसको सेकंड मान लेते हैं। तो ये आपकी 2 इक्वेशन है और इन दोनों इक्वेशंस को आप ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट करना है, तो एक आइडिया मैंने आपको दिया है, उस आइडिया से आप कोशिश करना ग्राफ बनाने की। और अगर आपसे ग्राफ नहीं बनता है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं, तो मैं आपको ग्राफ को कैसे बनाना है उसे समझाने के लिए एक नए वीडियो लेके आऊँगा। तो अभी आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी उसी तरह का है, आपको कुछ सिचुएशन दी है और आपको उस सिचुएशन को एल्जेब्रिकली और ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है। चलिए देखते हैं कैसे करना है इसको। तो फिर से देखो, मैं फिर बोल रहा हूँ, जब भी क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तो इस तरह से नहीं आएगा, ये एल्जेब्रिकली और ग्राफिकली आपको वो बोलेगा कि भाई 1 किलो एप्पल्स की रेट निकालो और 1 किलो ग्रेप्स की रेट निकालो, क्योंकि यहाँ पे बात चल रही है एप्पल्स की और ग्रेप्स की। तो इस तरह के क्वेश्चन बनता है एग्जाम में, तो क्वेश्चन आपको वहीं से फिर स्टार्ट भी करना पड़ जाएगा। अभी हालांकि आपको पता नहीं चल रहा होगा कि किस तरह से स्टार्ट करना है, तो आप क्वेश्चन को पढ़कर पता लगा सकते हैं, क्योंकि एप्पल्स के और ग्रेप्स की रेट्स की बात चल रही है, तो आपको उनके 1 किलो की रेट तो पता होनी चाहिए, तभी आप इक्वेशन को फॉर्म कर पाएंगे। तो लेट कर लेते हैं उनको। तो लेट द कॉस्ट ऑफ 1 kg एप्पल्स इज इक्वल्स टू x रुपीज़ एंड 1 kg grapes इज इक्वल्स टू y रुपीज़। ठीक है गाइस। अच्छा, तो अब देखिए फर्स्ट केस में क्या है, फर्स्ट केस में है कि भाई 2 kg एप्पल्स और 1 kg ग्रेप्स, उसकी जो टोटल कॉस्ट है वो है 160। ठीक है, तो कुछ इस तरह का आपकी इक्वेशन बन जाएगी 2 kg एप्पल्स की। अच्छा, 1 kg एप्पल्स आपके x रुपीज़ का है, तो 2 kg एप्पल्स आपके 2x रुपीज़ की होगी। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चल रहा है सब कुछ। ठीक है, ये फर्स्ट केस की इक्वेशन है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 2 kg एप्पल्स और 1 kg ग्रेप्स, तो 1 kg एप्पल्स इज फॉर x रुपीज़, तो 2 kg ऑफ एप्पल्स इज विल कॉस्ट ऑफ 2x रुपीज़ एंड 1 kg ग्रेप्स इज इक्वल्स टू y रुपीज़। तो कंबाइंड जो आपका ये रेट आएगा वो टोटल निकल कर आएगा 160 रुपीज़। अच्छा, सेकंड केस अपन देखते हैं। तो यहाँ पर 4 kg एप्पल्स उसने लिया है, 4 kg एप्पल्स एंड 2 kg ग्रेप्स विल कॉस्ट टू गिव, कंबाइंड कॉस्ट विल गिव 300 रुपीज़। तो 4 kg एप्पल दैट इज़ 4x, क्योंकि 1 kg एप्पल का कॉस्ट x है, 4 kg एप्पल का 4x हो गया। 2 kg ग्रेप्स, 1 kg ग्रेप्स का कॉस्ट y है, तो 2 kg ग्रेप्स का कॉस्ट 2y हो गया एंड दैट इज इक्वल्स टू 300। अब फिर से देखो, ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई, ये सेकंड इक्वेशन हो गई, बट सेकंड इक्वेशन में थोड़ा सा आपको चेंज करना पड़ेगा, सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, क्योंकि कॉमन आ रही चीज़ है, कॉमन आ रही है, तो इसको सेकंड इक्वेशन नहीं बोलते, थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो ये जो इक्वेशन है उसमें 2 कॉमन आ रहा है, यहाँ पे बचेगा 2x, यहाँ बचेगा आपका y एंड इक्वल्स टू 300 में ये जो 2 है मल्टीप्लीकेशन में वो जाएगा आपका 300 के डिवाइड में, तो 2x प्लस y इज इक्वल्स टू 300 डिवाइड बाई 2, दैट इज हाफ हो गया, तो 150 बन गया। तो ये आपकी जो इक्वेशन है फर्स्ट इक्वेशन बन जाएगी, और ये जो इक्वेशन है वो बन जाएगी आपकी सेकंड इक्वेशन। तो ये आपका एल्जेब्रिक रिप्रेजेंटेशन हो गया। और जैसे कि मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन में एक्सप्लेन किया था, हालांकि थोड़ा सा आइडिया दिया था मैंने कि इनको ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट करना है, तो ग्राफिकली ये आपका एक लाइन बन जाएगा, ये इक्वेशन भी आपका एक लाइन के फॉर्म में बन जाएगा, और आपको लाइन पे जितने भी पॉइंट्स लिए हैं उन सबके कोऑर्डिनेट्स आपको रिप्रेजेंट करना है, और उन लाइन की इक्वेशंस आपको वहाँ पे ग्राफ में लिखनी पड़ेगी और उसके साथ स्केल लिखनी पड़ेगी। तो इन चीज़ों को बाद में एक बार डिस्कस कर लेंगे अपन। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में अपन एक्सरसाइज 3.2 को डिस्कस करेंगे, और जैसा कि मैंने बोला असली खेल तो एक्सरसाइज 3.3 के बाद स्टार्ट होने वाला है, बट अभी अपन को बेस स्ट्रॉन्ग करना बहुत ज़रूरी है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, इसे जितना हो सके उतना शेयर करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।